हमारे देश में आज जो दुर्घटना हुई है उससे 300 जाने जाने की खबर तो आ ही रही है। साथ ही साथ ये एविएशन की दुनिया में एक ब्लैक डे, एक काला धब्बा है। ऐसी दुर्घटनाएं एक देश के इतिहास में कभी कभार आती हैं और कोई नहीं चाहता है कि किसी भी देश को ऐसी एक दुर्घटना का सामना करना पड़े। एविएशन एक्सपर्ट्स अब इसे सवाल तो पूछ ही रहे हैं कि क्या ये हमारे देश में वर्स्ट एविएशन डिजास्टर है इंडिया के लिए। क्या ये इससे ज्यादा और कोई बुरी खबर नहीं हो सकती थी? क्यों ऐसा बोला जा रहा है और क्या सवाल उठ रहे हैं, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले जल्दी से बता दें आपको आज हुआ क्या, पिछले कुछ घंटों में क्या खबर आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद अबाउट 1:30 इन द आफ्टरनून एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन के लिए उड़ान भरती है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट, 242 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, जिसमें 12 क्रू मेंबर्स होते हैं। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद, कुछ ही फ्यू हंड्रेड फीट्स की जो ऊंचाई वो प्लेन ला पाती है और उसके बाद एक तेजी से डिसेंट आता है और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, एक फायरबॉल होता है जिससे किसी का जिंदा निकल पाना तो खैर बहुत मुश्किल ही लगता है। दिलचस्प बात यह है और चिंताजनक बात यह है कि कोई नया कमांडर तो था नहीं इस प्लेन का। एयरक्राफ्ट को कमांड कर रहे थे सुमीत सबरवाल फर्स्ट ऑफिसर और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। कैप्टन सुमीत सबरवाल बोला जा रहा है 8,200 घंटे इनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और जो को पायलट थे उनका 1,100 घंटे फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। अब एटीसी की माने तो प्लेन निकलती है 139 पर रनवे से और उसके रनवे से निकलने के तुरंत बाद एक मेडे कॉल इशू किया जाता है। इसका मतलब है कि पायलट्स को इस बात का संज्ञान था कि कुछ बहुत ज्यादा खराब हुआ है प्लेन में। लेकिन जब एटीसी मेडे कॉल को रिस्पॉन्ड करने जाती है तो उनको कोई जवाब नहीं मिलता है और उसके बाद वो बड़ा विस्फोटक धमाका दिखता है। इंटरनेशनली काफी सुर्खियां ऑलरेडी ये एयर क्रैश बटोर रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एयर क्रैश पहले नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनेशनली काफी ज्यादा सनसनी है इस खबर को लेकर क्योंकि ये पहली बार हुआ है दैट बोइंग 787 737 को लेकर तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, लेकिन जो ड्रीम लाइनर, ये बोइंग का एक जमाने में बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट हुआ करता था। 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 2014 में इस एयरक्राफ्ट को एयर इंडिया को दिया गया था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है पूरी ड्रीम लाइनर की हिस्ट्री में, बोइंग 787 की हिस्ट्री में, कि एक ऐसी दुर्घटना जिसको हल लॉस कहते हैं। छोटी मोटी दुर्घटनाएं जरूर हुई हैं, छोटी मोटी ऑन बोर्ड फायर्स, इंजन प्रॉब्लम जरूर हुई हैं, लेकिन जान माल की इतनी कभी इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ था जिसको हल लॉस कहते हैं, कि पूरी एयरक्राफ्ट इस तरीके से तबाह हो जाए। इनिशियल जो डेटा है, जो फ्लाइट रेडार 24 ये सब जो एयरलाइन को दुनिया भर में कैप्चर करती है, उनका इनिशियल डेटा और ये सारे एयरक्राफ्ट्स का डेटा लेती रहती है और उसको टैबुलेट करती रहती है। उनके मुताबिक उन्होंने ट्वीट पर जब डाला कि इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम बैरोमेट्रिक एल्टीट्यूड पहुंची थी 625 फीट। एयरपोर्ट अपने आप में ही सी लेवल से 200 फीट ऊपर है, तो आप लगा लीजिए करीबन 400 फीट की ऊंचाई ये एयरक्राफ्ट ले पाती है और उसके बाद एक तीव्र गति से ये एयरक्राफ्ट नीचे आने लगती है एट द स्पीड ऑफ 475 फीट पर मिनट। तो ये काफी तेज डिसेंट माना जाता है और सवाल अब लोग यही पूछ रहे हैं कि इतना परफेक्ट वेदर होने के बावजूद, मिडिल ऑफ द डे होने के बावजूद, क्या ऐसा हो गया इस फ्लाइट में जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। ऑब्वियसली बहुत सारे वीवीआईपीज होने की खबर है इस एयरक्राफ्ट में। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात विजय रूपानी भी इस एयरक्राफ्ट में थे और अभी तक जो गुजरात पुलिस से जो खबर आ रही है कि एयरक्राफ्ट से किसी की बचने की खबर नहीं है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये बैड न्यूज़ यही नहीं रुकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये क्रैश हुआ और जहां ये क्रैश हुआ वहां अनफॉर्चुनेटली डेथ टोल और भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक डबल ट्रेजेडी आप मान के देखिए। क्योंकि रनवे से कुछ ही दूर बाद जब मेघानी एरिया में ये जाकर बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर जाकर गिरता है, काफी प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूशन है गुजरात में, देश भर में इसका नाम है, और वहां काफी मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो अपने लंच टाइम पर मेस में गए थे और कहा जा रहा है कि ये डायरेक्टली प्लेन उस एरिया पर जाकर गिरा जहां स्टूडेंट्स मौजूद थे। अभी एग्जैक्ट नंबर्स इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय नहीं है, लेकिन गुजरात पुलिस ने रफ आंकड़े 300 जाने की दी है। इसका मतलब है 242 तो आप एयरक्राफ्ट के ले लीजिए और करीबन 50 से 60 और मौतें हुई हैं ऑन द ग्राउंड। तो ये बहुत ही ज्यादा एक ट्रैजिक मंजर है जहां हॉस्पिटल में डॉक्टर्स
लोगों को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंजर्ड को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि एयरक्राफ्ट में जो डेथ्स हुई हैं, साथ ही साथ उनके अपने मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग मारे गए हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स मारे गए हैं। तो ये एक डबल ट्रेजेडी है। एयर इंडिया ने कुछ ही घंटों बाद जब कॉन्फर्मेशन दिया कि फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद टू लंदन गैटविक वाज इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट आफ्टर टेक ऑफ, 138 पर ये फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था, 242 पैसेंजर्स के साथ ये टेक ऑफ किया था। 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिश नेशनल्स, 1 कैनेडियन नेशनल एंड 7 पोर्टुगीज नेशनल भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये एक डोमेस्टिक एयरलाइन का क्रैश नहीं है, डोमेस्टिक रूट पर क्रैश नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल सिटीजन्स के लिए भी एक बैड न्यूज़ है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके बारे में ट्वीट किया है। और हॉस्पिटल में जो मंजर हमें दिखने को मिल रहे हैं, वो विजुअल्स मैं आपको यहाँ नहीं दिखाऊंगा, और ना ही मैं आपको क्रैश के सारे विजुअल्स यहाँ दिखाऊंगा, लेकिन जो मंजर है वो बहुत ही दर्दनाक है इस समय। जिस तरीके से जो इंजर्ड हैं उन्हें लाया जा रहा है, लेकिन क्रैश से जिस तरीके से ये क्रैश हुआ, और याद रखिए प्लेन फुली लोडेड था फ्यूल के साथ, तो जिस तेजी से वो आग लगी होगी वहां से लोगों का बच निकलना काफी मुश्किल है। सवाल ऑब्वियसली काफी उठ रहे हैं और उठेंगे अगले कुछ दिनों तक, शायद कुछ हफ्तों और महीनों तक, जब तक क्लियर आंसर नहीं आ जाएगा। क्लियर आंसर की अगर आप बात करें तो कम से कम विजुअल में एक चीज तो साफ दिख रहा है कि जो टेल पोर्शन है, जहां ब्लैक बॉक्स मौजूद होता है, कम से कम वो टेल पोर्शन अभी तक सलामत इंटैक्ट दिख रहा है। तो शायद ब्लैक बॉक्स की मरम्मत में ज्यादा टाइम ना लगे, और ब्लैक बॉक्स से बहुत कुछ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि किस वजह से इस तरीके से एक स्टीप डिसेंट डिक्लाइन हुआ इतने सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट का, जिसका इतने सालों से एक अच्छा क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है। बोइंग को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, 737 मैक्स को लेकर बहुत सवाल हैं, लेकिन ड्रीम लाइनर को लेकर कुछ सवाल हैं, और उस पर भी मैं अभी आता हूं, लेकिन अभी तक कोई फैटेलिटी नहीं आई थी। सबसे पहले और जो सबसे ऑब्वियस रीजन लग रहा है, जो एक आप कह सकते हो, मैंने अब दुखद घटना में सिंपल एक्सप्लेनेशन कहना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो इनिशियल एक रिएक्शन आ रहा है एविएशन एक्सपर्ट्स का, वो ये देखकर कह रहे हैं कि इतना स्टीप डिक्लाइन जिस तरीके से हमें दिखने को मिला, उससे तो यही लगता है कि एक डुअल इंजन फेलियर हुआ। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट्स बनती हैं, इनके बहुत इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशंस होते हैं, और ये सोच लीजिए एयरक्राफ्ट क्लाइंब कर रही है और एक इंजन आपका फेल कर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक इंजन पर और भी ज्यादा क्लाइंब करके टर्न अराउंड करके वापस आ सकती हैं। माने एक इंजन लॉस होना एयरक्राफ्ट की पार्लेंस में कोई रेयर इंसिडेंट भी नहीं होता है। ऐसी गतिविधियां होती आई हैं, ऐसी इंसिडेंट्स होती आई हैं। एक इंजन लॉस से कोई पायलट भी घबराता नहीं है, कतराता नहीं है, क्योंकि उनको उसके लिए ट्रेन किया जाता है। लेकिन दो इंजन्स एक साथ साइमल्टेनियसली इस तरीके से परफेक्ट वेदर पर दिन के बीच में लूज करना काफी रेयर माना जाता है। ऐसा होता एक इंस्टेंस पे जरूर हो सकता है, जब आपने उड़ान भरते ही आपकी दोनों इंजन्स में बर्ड स्ट्राइक लग गया हो। तो क्या ये एक एपिसोड को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये उड़ान भरते ही किस तरीके का बर्ड स्ट्राइक हुआ जिससे दोनों इंजन फेल कर गए, और उससे रिकवर करना या ग्लाइड करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि प्लेन बस कुछ ही 100 फीट ऊपर उड़ पाई थी। तो वो एक चीज जरूर देखा जा रहा है, डुअल इंजन फेलियर, क्योंकि जो टेक ऑफ है बिल्कुल परफेक्ट है, और ना प्लेन में कोई संतुलन का प्रॉब्लम दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से टेक ऑफ करते हुए, एंड सडनली वो नीचे जाती है। तो डुअल इंजन फेलियर एक तरफ से देखा जा रहा है। दूसरी चीज, और आप इसको अभी टेस्टफुल या डिसटेस्टफुल कहिए, लेकिन पायलट एरर पर जरूर सवाल उठाया जाएगा कि किसी तरीके से क्या यहां एक पायलट एरर इन्वॉल्व था, और वो पायलट एरर क्यों इन्वॉल्व था उसके बारे में भी हम जरा बात करेंगे। क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी देखकर कह रहे हैं कि क्या ये फ्लैप्स की सेटिंग सही है, फ्लैप्स क्या 0 डिग्री पर हैं, लोग वो वीडियो फुटेज को जूम करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और जो पॉसिबिलिटी है कि क्या फ्यूल की लोडिंग में गलती हुई थी, ओवरलोडेड था, क्या वेट कैलकुलेशन गलत था कि प्लेन क्लाइंब भी नहीं कर पाई क्योंकि आपके पास सही आंकड़ा नहीं था कि प्लेन में कितना वेट है, एंड ऑफ कोर्स पुअर विजिबिलिटी जो हम कंप्लीटली रूल आउट कर सकते हैं, वेदर सिचुएशन जो हम कंप्लीटली रूल आउट कर सकते हैं, लाइटनिंग जो हम कंप्लीटली रूल आउट कर सकते हैं। फाउल प्ले के बारे में भी सवाल लोगों ने करना बहुत शुरू कर दिया है, लेकिन अगर फाउल प्ले होता तो जनरली इससे ज्यादा धमाकेदार तरीके से हम कोई एक्शन या टेरर एक्शन देख पाते।
तो फाउल प्ले के बारे में भी सवाल जरूर उठेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अभी देखा जाएगा कि क्या प्लेन में कोई फटीग, कोई प्रॉब्लम था या फिर कोई पायलट एरर था। क्या इन दोनों चीजों पर अगर हम हिस्ट्री को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों मेजर इंपैक्ट पॉइंट्स क्यों हैं। क्योंकि जब एक प्लेन टेक ऑफ करता है, कहा जाता है उसका सबसे वनरेबल पॉइंट तभी होता है जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है। अगर वहां कोई गलती हो जाती है, वहां पायलट से कोई गलती होती है या प्लेन में कोई मैकेनिकल फॉल्ट होता है, वहां रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास स्कोप ऑफ रिकवरी बहुत कम होता है। क्योंकि आप बस कुछ ही 100 फीट ऊपर उठे हो, आप कितनी देर तक अपने आप को ठीक कर पाओगे। आप अपने आप को ठीक करने से पहले ही प्लेन ग्राउंड पर वापस आ जाता है। मैं 2-3 इंस्टेंसेस आपको दूंगा। आज हमारी टीम जब बैठकर इस पर रिसर्च कर रही थी कि टेक ऑफ के समय जैसे दुर्घटनाएं होती हैं वो कितना रेयर है और वो कितना डिफिकल्ट है रिकवरी के लिए। 3 एग्जाम्पल तो आपके एयर इंडिया के ही हैं आपके पास। फ्लाइट 855 मुंबई में 1987 में न्यू ईयर के दिन 1987 में एयर इंडिया की फ्लाइट 855 टेक ऑफ करती है दुबई के लिए मुंबई से, और कुछ ही मिनटों के अंदर अरेबियन सी में चली जाती है। 213 मौतें होती हैं। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंटेशन था और कैप्टन है उसकी स्पेशल डिसोरिएंटेशन था। माने एक समय रहते हुए अपने सराउंडिंग्स को समझ के आप अगर रिकवर नहीं कर पाते हो, उसे स्पेशल डिसोरिएंटेशन कहते हैं। जब आप समझ नहीं पाते हो कि आप जमीन के या समुंदर के कितने पास हो और आप स्टेप्स नहीं ले पाते हो। दूसरा एक और इंसिडेंट, फ्लाइट 491 अगेन इंडियन एयरलाइंस औरंगाबाद 1993 में औरंगाबाद एयरपोर्ट से प्लेन टेक ऑफ कर रही थी, लेकिन आपने टेक ऑफ करने में थोड़ी सी देर कर दी और सामने रास्ते से जाते हुए एक ट्रक पर आप भिड़ गए। एयरक्राफ्ट टूट जाता है, 55 पैसेंजर्स की मौत होती है। अगेन इसमें पायलट एरर की ही बात सामने आती है और पेरीमीटर कंट्रोल उसके बाद इंप्रूव भी की गई थी। जहां तक पेरीमीटर कंट्रोल की बात है, पहले तो ट्रक एकदम रनवे के आसपास जाया करती थी, अब नहीं होता है ऐसा। अलायंस एयर फ्लाइट 4712 पटना 2000 पटना एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही एयरक्राफ्ट स्टॉल कर जाती है। और जिस तरीके के आज के हमने विजुअल देखा, एक स्टॉल लाइक सिचुएशन दिख रहा था जहां प्लेन एकदम मिड एयर में एकदम रुक सी जाती है और उसके बाद क्रैश कर जाती है। वहां 60 पीपल की मौत हुई थी। इंजन फेलियर एंड पुअर फ्लाइट रिकवरी स्किल्स एज अ कॉज ऑफ क्रैश बोला जाता है। प्रॉब्लम बाय द वे एयर इंडिया की नहीं है, प्रॉब्लम इंडिया की नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी है। सबसे शॉकिंग जो दुर्घटना हुई थी वो था एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 पेरिस में ईयर 2000 में, जब एक मेटल स्ट्रिप रह गया था पिछले फ्लाइट से रनवे पर और वो फ्लाइट के वजह से उसका टायर रप्चर होता है, फ्यूल टैंक पंचर होता है कॉन्कॉर्ड का, और कॉन्कॉर्ड में बैठे 109 लोगों की मौत होती है और 4 लोग, बिकॉज कॉन्कॉर्ड भी एयरपोर्ट से बाहर निकलकर क्रैश करती है ग्राउंड में, 4 लोग वहां भी मारे जाते हैं। इसके बाद कॉन्कॉर्ड की जो फ्लाइट्स हैं उसको बंद कर दी जाती है। कॉन्कॉर्ड का एरा जो है वो खत्म हो जाता है। और ऐसी दुर्घटनाएं काफी ज्यादा, मैंने अगर हम कह रहे हैं कि वन ऑफ द वर्स्ट, तो ये देखिए अमेरिका में क्या हुआ था, उनका भी वन ऑफ द वर्स्ट। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 587 न्यूयॉर्क 2001 फ्लाइट टेक ऑफ करने के 2 मिनट बाद जेएफके एयरपोर्ट के बाद एग्रेसिव रडर मूवमेंट, जो को पायलट है वो टर्बुलेंस को एनकाउंटर करने के लिए एग्रेसिव मूवमेंट करता है रडर का, जिसके बाद उसका टेल सेक्शन खत्म हो जाता है एयरक्राफ्ट का और एयरक्राफ्ट नीचे क्वींस नेबरहुड पे गिरती है। 265 पीपल डेड। जितने आंकड़े की आज हम बात कर रहे हैं, करीबन उसी आंकड़े की बात वहां हो रही है। सेकंड डेडलिएस्ट क्रैश इन यूएस हिस्ट्री इसी वजह से हुई थी, टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद। और फाइनली स्पेन एयर फ्लाइट 5022 मैड्रिड 2008 एयरक्राफ्ट फेल टू लिफ्ट ऑफ प्रॉपर्ली ड्यू टू इनकरेक्ट फ्लैप सेटिंग्स। और कितनी जरूरी है ये फ्लैप सेटिंग्स इवन इन मॉडर्न एयरक्राफ्ट, आप ये समझ के देख लीजिए। प्री फ्लाइट चेक में फ्लैप सेटिंग्स को ठीक से नहीं चेक किया गया था। द प्लेन स्टॉल्ड एंड क्रैश्ड बिसाइड्स द रनवे किलिंग 154 पीपल। बेसिक चेकलिस्ट एरर लेड टू यूरोप्स वर्स्ट टेक ऑफ क्रैश। तो ऑब्वियसली ये बात तो क्लियर है कि टेक ऑफ के समय सबसे ज्यादा क्रैश होने की, सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस हैं और वही यहां हुआ। क्या ये हमारे देश का वर्स्ट एयरक्राफ्ट डिजास्टर है? और आपको आंकड़े बहुत मिल जाएंगे और अगर आप आंकड़ों के हिसाब से जाओगे
तो द वर्स्ट एयरक्राफ्ट डिजास्टर जो आपको मिलेगा वो ऑब्वियसली चरकी दादरी में है, दिल्ली से थोड़ा सा बाहर, जब सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763 टेक ऑफ कर रहा था और कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 उससे जाकर क्रैश कर जाता है। दोनों फ्लाइट्स मिड एयर क्रैश करती हैं चरकी दादरी के ऊपर हरियाणा में, और वहां मौतें होती हैं 349, माने 350 मौतें आप ले लीजिए, वर्स्ट क्रैश इन इंडियन एविएशन। लेकिन ये दोनों एयरक्राफ्ट्स इंडिया के नहीं थे, इंडियंस इसमें जरूर मारे गए थे, लेकिन ये कम से कम इंडियन एयरक्राफ्ट्स नहीं थे। यहां बात हो रही है कम से कम करीबन 300 लोगों की मौत की बात हो रही है, अगर आप गुजरात पुलिस के सोर्सेस को बिलीव करें। और ये इंडियन एयरलाइंस के साथ होता है, एयर इंडिया के साथ होता है, जिसको इंडिया का फ्लैग कैरियर भी कहा जाता है। तो ये हमारे देश के लिए और हमारी एयर इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायक खबर है। एयर इंडिया पर आते हैं, उससे पहले एक बार ये भी देख लेते हैं जो सवाल बोइंग के ऊपर उठाए जा रहे हैं। बोइंग के प्री ट्रेड सेशन में ऑलरेडी स्टॉक प्राइस क्रैश कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भी मालूम है कि इस पर बोइंग पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठेंगे। 787 ऑल्दो इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर बार बार बोइंग पर विसल ब्लोअर, जो काम लोग बोइंग पर काम कर चुके हैं, वहां असेंबली लाइन पर काम कर चुके हैं, उन्होंने बार बार वार्न किया है मीडिया को कि बोइंग ने शॉर्टकट मेजर्स लिए हैं जिसके वजह से प्लेन अंडर फटीग परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सैम सहरपोर बोइंग इंजीनियर ने साफ साफ न्यूयॉर्क टाइम्स को एक स्टनिंग रिपोर्ट में बताया था कि किस तरीके से बोइंग हमसे झूठ बोलता आया है। कहने को तो ये 50 साल इनका लाइफ स्पैन है, 44,000 फ्लाइट्स ये एयरक्राफ्ट भर सकती हैं, लेकिन कैसे द कंप्लेनेंट एलिजिस crews assembling the plane failed to properly fill tiny gaps when joining separately manufactured parts in the fuselage। तो जो विसल ब्लोअर्स कह रहे हैं कि बोइंग अलग अलग मैन्युफैक्चरर से अलग अलग पार्ट्स लेकर उसको ज्वाइन करते समय उनको समझ में आया कि बहुत छोटे छोटे टाइनी गैप्स हैं, और उन गैप्स को वो जबरदस्ती फिर उन्होंने भरने की कोशिश की। एंड आई कोट, आई लिटरली सॉ पीपल जंपिंग ऑन द पीसेज ऑफ द एयरप्लेन टू गेट देम टू अलाइन by jumping up and down, you're deforming parts so that the holes align temporarily, but that's not how you build an airplane। तो जो विसल ब्लोअर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि तब आपने प्लेन को अलाइन तो कर दिया, आपने नट बोल्ट तो जोड़ दिए, लेकिन जब जब एयरक्राफ्ट पुराना होगा, फटीग होगा, एज होगा, ये वाले जो वीक पॉइंट्स हैं ये रप्चर कर जाएंगे और ये एट अ क्रिटिकल पॉइंट फेल कर जाएंगे। क्या ऐसा ही हुआ इस एयरक्राफ्ट के साथ जो 2014 में हमारे एयरलाइन के साथ था? तो काफी पुराना भी हो चुका है, काफी फ्लाइट्स भी भर चुका है, तो कहीं ना कहीं क्या इसमें फटीग आई है जिसके वजह से कुछ रप्चर हुआ है? क्योंकि 2 इंजन फेल होना ये तो काफी रेयर है एयरलाइन की पार्लेंस में। तो बोइंग पर भी सवाल उठेंगे, साथ ही साथ टाटास पर भी बहुत ज्यादा सवाल उठने वाले हैं, क्योंकि इस पर कोई डाउट नहीं था कि टाटास ने जब इनहेरिट किया या जब खरीदा एयर इंडिया को तो उसकी हालत काफी खस्ता थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में बार बार ये रिपोर्ट सामने आई है कि किस तरीके से एयरलाइन की ना एयर कंडीशनिंग काम करती है, ना एंटरटेनमेंट सिस्टम काम करती है, सीट्स फटे पड़े हुए हैं, टॉयलेट्स क्लॉग हो रहे हैं। इसमें कुछ कुछ गलतियां ऑब्वियसली पैसेंजर्स की भी हैं, लेकिन क्या एयरलाइन एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी के साथ भी कोई ना कोई समझौता किया जा रहा था? लोग इस पर जरूर सवाल उठाएंगे। तो टाटास को भी अनफॉर्चुनेटली इस पर काफी जवाब देना होगा। बहुत लोगों की, मेरी भी आशाएं थी कि टाटा इसको टेक ओवर करके चीजों को ठीक कर पाएगा, लेकिन इतना बड़ा एयरलाइन को ठीक करना इतना जल्दी पॉसिबल भी नहीं था। और अब ये जो नई दुर्घटना हुई है, इससे तो और भी इनके प्लान्स पीछे चले जाएंगे। सवाल अब यह है कि 787 ग्राउंडेड होगा कि नहीं इंडिया में एंड इंटरनेशनली, कि ये पता लगाएं कि प्रॉब्लम कहां से थी। प्रॉब्लम क्या मेंटेनेंस में थी, या प्रॉब्लम एयरक्राफ्ट में थी, या फिर कोई पायलट एरर था? इस सवाल का जवाब ढूंढना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये स्टोरी मुझे पर्सनली इसलिए हिट करती है क्योंकि 2010 में जब एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 जब मैंगलोर में क्रैश हुआ था, उनका एक टेबल टॉप रनवे है मैंगलोर में, और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ओवरशूट कर जाती है। बारिश का टाइम था, टाइम से ब्रेक नहीं हो पाता है और एयरक्राफ्ट नीचे चले जाती है लैंड करने के बाद उनके टेबल टॉप रनवे से। मेरे ख्याल से 160 डेथ्स उस समय हुई थी, और हम लोग पहले मीडिया टीम थे, द फर्स्ट फ्लाइट दैट लैंडेड
आफ्टर द होल एक्सीडेंट द नेक्स्ट मॉर्निंग उस पर हम थे और ये पूरा मैंने इस चीज़ को पूरा कवर किया था और 3 दिन लग गए थे डीजीसीए को ब्लैक बॉक्स ढूंढने में। जो जो रेकेज था ना उस पर बुलडोजर चला चला के समतल कर दिया गया था कि भाई ब्लैक बॉक्स कहाँ है। तो 3 दिन लग गए थे डीजीसीए को ब्लैक बॉक्स ढूंढने में। आशा करता हूं कि इस बार ब्लैक बॉक्स ढूंढने में इतना समय ना लगे और कम से कम हमें कुछ आंसर्स मिले, क्योंकि ये जो जाने गई हैं, पैसेंजर्स की जाने गई हैं, मेडिकोज की जाने गई हैं और हमारे देश की रेपुटेशन और एयर इंडिया के रेपुटेशन जो तार तार हुई है, उसको जल्दी से जल्दी हमें यह समझना होगा क्यों, जिससे हम एक अफर्मेटिव एक्शन ले पाए कि ऐसी चीज फिर से ना हो। और कहीं ना कहीं इस पर जिसकी कोताही हुई है, आई मीन कहीं ना कहीं तो अथॉरिटीज को भी आंसर करना होगा अगर यह पता चले कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के साथ समझो मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है, या फिर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस अच्छी तरीके से हुआ था लेकिन एयरक्राफ्ट में ही कोई प्रॉब्लम था, बोइंग में ही कोई प्रॉब्लम था, तो फिर बोइंग को भी ऊपर खींचना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से भी आप देखो, इट इज अ ब्लैक डे। 300 जाने जाने की अभी तक खबर आ चुकी है। अगर आप गुजरात पुलिस की बिलीव करें, एपी ने अभी न्यूज़ रिपोर्ट निकाल के ये बताया है, जिसमें से आप ये समझ लीजिए 242 तो जाने सिर्फ फ्लाइट में ही गई हैं और बाकी जिस तरीके से क्रैश हुआ हेविली पॉपुलेटेड एरिया में जहां मेडिकोज हैं वहां जो क्रैश हुआ, तो इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट डे। और इसीलिए इन चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई जस्ट होप कि इसको कोई कवर अप करने की कोशिश ना करे, पीआर करने की कोशिश ना करे और हमें एक्चुअली मालूम चले हम कहाँ गलत हो गए, क्योंकि ये एक नेशनल एम्बैरेसमेंट नहीं, इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है। इट्स एन इंटरनेशनल शॉक और ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस पर जितना और इन्फॉर्मेशन आता रहेगा हम यहाँ आपको बताते रहेंगे ऑन द देशभक्त। मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।